चलिए आज विद्यार्थी लोग हम लोग कुछ एक खास विशिष्ट प्लांटी क्षेत्र में, प्लांटी किंगडम जिसे कहते हैं वनस्पति जगत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करेंगे। प्लांटी जगत में, एनिमेलिया नहीं, प्लांटी वनस्पति जगत में क्या चर्चा करेंगे कि संसार में जितने भी प्लांट्स हैं वो भी एक सजीव के अंतर्गत ही आते हैं, सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। उनमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, मिनरल्स जिसे कहते हैं खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तत्व की आवश्यकता होती है। वे भी इन पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल के बगैर जीवित नहीं रह सकते। वो भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उनको भी विकास करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी बात के बारे में जानकारी करेंगे कि वनस्पतियों में भी किस प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। एलिमेंट्स की तत्वों की, खनिज लवण, मिनरल्स किस तरह से आवश्यकता होती है, इसको कहानी यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक का यहां नंबर देखिए देते हैं। फर्स्ट में नंबर देते हैं जूलियस वान सैक्स नाम के वैज्ञानिक 1860 में, जूलियस वान सैक्स नाम के वैज्ञानिक 1860 में इन्होंने दिया एक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं HYDRO, हाइड्रोपोनिक्स यानी हिंदी में कहते हैं जल संवर्धन। इसमें उन्होंने बताया कि जितने भी वनस्पति हैं संसार के, वे सब के सब गंदे नाले या कुछ गांव के लैट्रिन बाथरूम का पानी गिरता है हरा में, पानी में, पोखरा में, तालाब में, गंदे जल में पौधे की विकास तेजी से होती है। किसकी अपेक्षा? साफ जल की अपेक्षा, क्योंकि गंदे जल में खनिज लवण, मिनरल्स और तरह तरह के तत्व घुले होते हैं। उनकी उससे आवश्यकता है और सूखने के बाद वे तेजी से वृद्धि करते हैं। साफ जल की अपेक्षा गंदे जल में इनकी वृद्धि ज्यादा होती है। यह सिद्धांत कहलाया जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से मशहूर हुआ इनका यह सिद्धांत। याद कर हो गया आपको कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? जल संवर्धन क्या है? गंदे जल में खनिज तत्व, लवण या अन्य पदार्थ घुले हुए ज्यादा होते हैं। पौधे उनको सोख करके ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास करते हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में इनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है साफ जल की अपेक्षा। यह सिद्धांत का नाम इनका प्रचलित हुआ किताबों में हाइड्रोपोनिक्स थ्योरी या जल संवर्धन का सिद्धांत। समझ गए? कोई भार नहीं है समझने में। आगे चलते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट देते हैं। एक वैज्ञानिक पहुंच गए वुडवार्ड वैज्ञानिक, इसको साफ से लिखिए थोड़ा सा, वुडवार्ड यानी 1900 खास करके 69 में ये वैज्ञानिक है। ये गंदे जल में संवर्धन को फिर से दोहराया। संवर्धन, गंदे जल में संवर्धन को उन्होंने दोहराया फिर से और कहा यही बात कि गंदे जल में इनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है और साफ जल में कम। और ये जो वुडवार्ड थे, इन्होंने जूलियस वान सैक्स के सिद्धांत का समर्थन किया कि वास्तव में ये बात सही बोले हैं और इसको सिद्धांत को हम लोग देखे भी और इन्होंने माना कि ये सिद्धांत को सही बोले हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 3 में, पॉइंट याद करते जाइए। नंबर 3 में आता है कि फिर वैज्ञानिक है आर्नन, देखिए आर्नन लिखा है, होगलैंड नाम थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान देते जाइएगा। हेविट नाम की 3 वैज्ञानिक है। इनका सिद्धांत था अभाव लक्षण, इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी, SYMPTOM, सिम्पटम्स, डिफिशियंसी सिम्पटम्स, अभाव लक्षण। इन्होंने साबित किया, आर्नन, होगलैंड और डेविड ने, ये तीनों मिलकर, कि अगर हम लोग एक ऐसा बिलियन बनाते हैं जिसमें खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तत्व, खनिज पानी में ज्यादा घोल दिए, उनमें पौधा लगाया गया तो उनमें ज्यादा डेवलप किए। देखिए वही एक बिलियन ऐसा बनाया गया कि जिन बिलियन में
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा को छोड़िए कम ज्यादा रहे, और कुछ खनिज भी कम रहे। तो कम खनिज वाला बिलियन में पौधे का डेवलपमेंट ग्रोथ उतना नहीं हो सका जितना कि उचित मात्रा में खनिज घोले गए थे जिस बिलियन में। तो खनिज की कमी यह दर्शा देती है कि जिस तत्व का कमी किया गया, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का कमी किया गया, मैग्नीशियम का कमी किया गया घोल में, तो उसके लक्षण दिखाई देने लगे कि इस घोल में वास्तव में इस तत्व की कमी है और उसे जुड़े हुए लक्षण इनमें आने लगे। इसे अभाव लक्षण कहा गया कि जिस बिलियन में हम तैयार किए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा खनिज लवण मिनरल्स तत्व, अब उसमें से कुछ तत्वों को हम काट लिए, कम घोले, तो उसका अभाव उसमें दिखाई देने लगा। पौधा में उसका संकेत और अभाव दिखाई देने लगा। इसे कहा गया अभाव लक्षण सिद्धांत, यानी डिफिशियंसी सिम्पटोम थ्योरी कहा गया। डिफिशियंसी सिम्पटोम थ्योरी या अभाव लक्षण का सिद्धांत कहा गया। यह सिद्धांत देने वाले कौन हुए? तीन वैज्ञानिक, कार्लन, होगलैंड और डेविड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे ज्ञान समझते जाइए। इतने समझ में आ गया एक वैज्ञानिक का क्या क्या सिद्धांत और कहना था। अब आगे चलते हम लोग चौथे पॉइंट में आते हैं। तो चौथे पॉइंट में कहने का मतलब कि पोषक तत्व जो है वह इनमें दो कैटेगरी के होते हैं, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। यानी पौधों में कुछ ऐसे तत्व हैं कि जरूरी होती है जो उन्हें ज्यादा मात्रा में चाहिए। यानी इसको लिख सकते हैं मात्रा 10 एम मोल, एम माने होता है मिली, 10 मिली मोल पर किलोग्राम शुष्क भाग से अधिक रहेगा तो बृहद पोषक कहलाएंगे, बृहद पोषक कहलाएंगे। यानी इसे बृहद पोषक अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन अगर 10 एम मोल पर किलोग्राम शुष्क भाग से कम रहे तो कहलाएगा सूक्ष्म पोषक। यानी इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। सूक्ष्म पोषक को माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो माने बृहद, माइक्रो माने सूक्ष्म। तो पौधा में जिस तत्व की आवश्यकता ज्यादा होती है उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बृहद पोषक कहते हैं, और जिसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है लेकिन चाहिए उसे हम माइक्रो या सूक्ष्म पोषक कहते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो बृहद पोषक को यहाँ लाइन ऐसे दे दिया जाए और सूक्ष्म का यहाँ लाइन ऐसे कर देते हैं। तब बृहद पोषक में क्या किया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आपको ऑक्सीजन, चारों तत्व हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हुआ, फास्फोरस, के से क्या होता है? पोटेशियम, कैसे होता है? पोटेशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं बृहद पोषक। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 9 है बृहद पोषक। मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए। अच्छा, सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत क्या जाते हैं? मैं इसके देखिए FeCuZn, Fe माने लोहा, Cu माने कॉपर, Zn माने होता है आपको जस्ता हो जाएगा। Mn माने मैग्नीज, और ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लोहा, कॉपर माने तांबा, जस्ता, मैग्नीज, ब्रोमीन, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन। 8 हो गए। 8 हो गए सूक्ष्म पोषक। 8 क्या हुए? सूक्ष्म पोषक। दोनों को हम प्लस करते इसको भी अब इसको भी, तो 17 तत्वों की आवश्यकता है इसमें, सूक्ष्म और बृहद मिला करके। वैसे कुल तत्व अभी तक मान लिया कि 118 खोजे गए हैं, लेकिन 118 में कम से कम आपको 60 तत्वों की आवश्यकता होती है। 60 जरूर चाहिए। 118 खोजे गए हैं जिसमें कम से कम आपको 60 तत्व पौधा में, प्लांट में अर्जेंट है। प्लांट में अर्जेंट मात्रा में पाए जाएंगे। 60 तत्वों से बना हुआ है। तो इस तरीके से यह सूक्ष्म पोषक और यह हुआ बृहद पोषक। अब इसके बाद थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि इन पोषकों का क्या काम है। माने कि सेल बनाना है। सेल माने होता है कोशिका, और पौधे में कोशिका बनाना है तो 4 तत्वों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है।
कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और उसी प्रकार से मान लीजिए पूछा जाके क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसके निर्माण में मैग्नीशियम भाग लेते हैं। एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के निर्माण में जो माइटोकॉन्ड्रिया में टीपी के रूप में ऊर्जा जमा रहता है, इस क्षेत्र में ज्यादा सहयोग करने वाले होते हैं आपको फॉस्फोरस, पी, फॉस्फोरस का सहयोग होता है। इस तरह से इन तत्वों का सहयोग भी भिन्न भिन्न कार्यों में है। इस प्रकार से इन तत्वों का सहयोग भी भिन्न भिन्न कार्यों में पौधों में होता है। अब बताइए कि चाहे जंतु या वनस्पति, सबके लिए मिनरल्स, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल अति आवश्यक है। इनके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रहेंगे, चाहे जंतु हो या प्लांट, यानी एनिमेलिया किंगडम हो या फिर प्लांटी किंगडम का कोई प्राणी हो, कोई वनस्पति हो, सबके लिए सब चाहिए। इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि गंदे जलों में पौधे का विकास ज्यादा होता है, तो जलीय पौधा को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। भी याद रखिए, हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है? हाइड्रो, PHYTES, हाइड्रोफाइट्स होता है जलीय वनस्पति, यानी वह प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोफाइट्स में जलीय में जल के लिए अनुकूलन होता है जल में। और वह पौधे हम बता चुके अगले वीडियो में कि जो रेगिस्तानों में उगते हैं जीरोफाइट, रेगिस्तान में उगते हैं, उसको कहा जाता है XCRO0PHYTES। हम लोग के समुद्र एरिया में मेसोफाइट्स कहलाएगा, चट्टान पर उगने वाले पेट्रोफाइट्स कहलाएगा। इस पहले वीडियो में हम याद करवा चुके हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में खास करके यही देखेंगे या यही समझे कि पौधों के लिए कुल 60 तत्वों की आवश्यकता होती है 118 में। अभी तो खोजेगा 118 में से 60 तत्व तो और खोजे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। वास्तव में सूक्ष्म पोषक होते हैं, आपको यहाँ देखिए 8 की संख्या में, और बृहद पोषक होते हैं 9, दोनों मिलाकर 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। और इनमें कोई तत्व घट जाए तो उसके लक्षण तुरंत दिखाई देने लगेंगे। अगर ये घट जाए तो उनके लक्षण तुरंत दिखाई देने लगेंगे। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की कमी हो गया तो क्लोरोफिल डिम हो जाएगा, गड़बड़ाने लगेगा इधर उधर, स्पष्ट हरा रंग, या इरिथ्रिन के कारण लाल रंग, या कैरोटीन के कारण पीले पत्तियों का होना, ये सब साफ नहीं दिखेंगे। ये सब कैरोटीन, इरिथ्रिन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल के रूप हैं। अगर मान लिया कि पी की कमी हो तो टीपी में ऊर्जा का जमा होना बाधित हो जाएगा, या CHOA की कमी हो जाए तो सेल के निर्माण में बाधा हो जाएगा। 317 में से कोई तत्व की कमी होगा तो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप पढ़िए लिए हैं कि अभाव लक्षण देने वाले कौन थे? आर्गन, होगलैंड और डेविड। आर्गन, होगलैंड और डेविड। चलिए इतना बात समझ लिए कि किस तरह से तत्व की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से ये सब जो है हम लोग यहाँ समझते हैं। अच्छा, गंदे जल में संवर्धन होता है, वुडवार्ड ने दिया था 1969 में, जूलियस वान सेक्स ने 1860 में हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन दिया, और सब मिलकर के यही तय किए कि कुल मिलाकर के पौधे में भी अन्य प्राणियों की तरह, जंतु की तरह खनिज, लवण और तत्व की आवश्यकता होती है। चलिए याद हो गया इतनी बात। अब इसमें हम जीके बनाएंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 मन पर 20-25 जीके यहाँ हो गया। समझिए कि 12-13 या 14 मिनट की वीडियो में 25-30 जीके आपको दे दिया जा रहा है, वो भी परफेक्ट, कन्फर्म। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद, और इसका अध्ययन करते रहिए, याद करते रहिए, और हम मिलते रहेंगे हमेशा।